सीटों को कन्वर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर केवल इस वक्त वो आगे दिखाई दे रही है। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत खराब प्रदर्शन इसे कहा जाएगा। 97 सीटें कांग्रेस पार्टी के करीबी सीटें उसने लड़ी थी, केवल 25 पर आगे 25.77% का स्ट्राइक रेट उसका है। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से पूरी तरीके से इस कॉन्टेस्ट के अंदर हार गए। अब अगर देखें हम एनसीपी, अजीत पवार 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शरद पवार माफ कीजिएगा, 86 सीटें लड़े थे। 86 सीटें बहुत ज्यादा थी उनकी पिछली बार के मुकाबले कॉन्टेस्ट करने के लिए, केवल 24 पर आगे चल रहे हैं। 27.91%, लगभग 28% का स्ट्राइक रेट, जबकि सब कह रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कन्वर्ट की थी इन्होंने। अभी देखिए सीधी टक्कर की तस्वीर भी आपको बता देते हैं। एक बात देखिए, सबसे बड़ी गलती स्ट्रेटजी में जो महाविकास अघाड़ी ने की, लोकसभा के नतीजों को उन्होंने मान लिया कि ये परमानेंट ट्रेंड है और यही सच्चाई है। ठीक है, एक बार उसके आधार पर सारी स्ट्रेटजी बनाई, सीधी टक्कर बता देते हैं और बात उन 74 सीट की सबसे पहले करते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। और इसमें आप देखिए कि बीजेपी 50 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह तब है जब लोकसभा चुनाव में इसके उलट नतीजे थे। कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी कई सीटों पर, लेकिन अब बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। 74 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा हम शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी की टक्कर वाली सीटों की बात कर लेते हैं तो कुल 39 ऐसी सीटें हैं जहां ये दोनों आमने सामने हैं। यहां पर भी अजीत पवार ने अपना दम दिखा दिया। अजीत पवार ने बता दिया कि उनका जो ग्राउंड वर्क है वो कितना बेहतर है, क्योंकि 25 सीटों पर 39 सीटों में से अजीत पवार गुट के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और शरद पवार जो हैं वो बिल्कुल उनके लिए सिट बैक है, क्योंकि कुल 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं उनके प्रत्याशी। और अगला जो आंकड़ा आप देख रहे हैं उससे आप समझेंगे कि किसकी शिवसेना असली है, किसका बदले की भावना जो है वो पूरी हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरे चुनावों में बदले की भावना की बात करते रहे। शिवसेना शिंदे गुट कुल 53 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों आमने सामने हैं, तो 33 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उद्धव गुट, ये आप कह सकते हैं निराशाजनक परफॉर्मेंस है उद्धव ठाकरे की। इस बीच सीधी टक्कर के बीच में एक और आपको बता दूं, 200 के आंकड़े को पार यहां पर कर गया है महायुति। 205, 206 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे चल रहा है। 113 बीजेपी, यानी बीजेपी जो है 113 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महायुति में भी बनकर निकल रही है। और अगर देखें तो एमवीए से भी कहीं ज्यादा है। एमवीए अभी 77 के आसपास घूम रहा है और बीजेपी की खुद की इंडिविजुअल सीटें जो हैं वो 113 आ गई हैं। तो कटेंगे बटेंगे, लाड़की बहना योजना एक है तो सेफ है, सबने बीजेपी के हक में यहां पर काम किया है। शिंदे सेना 50 को छूती हुई कई बार नजर आ रही है 48 सीटों पर। और अगर हम कहें डार्क हॉर्स हैं अजीत पवार, जिन्हें कमजोर कड़ी बताया गया, जिन पर सवाल उठे, तो सबसे कम सीटें उनको मिली। आज वो 41 सीटों के साथ महायुति गठबंधन। आप अगर महायुति देखेंगे, पिनाकी ये साफ कह सकते हैं कि बीजेपी इंजन है और वो बाकी दोनों डब्बों को अपने साथ लेके चली। दूसरी ओर आपको देखेंगे तो इंजन दिखाई नहीं दे रहा। महाविकास अघाड़ी में डब्बे ही डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तीनों बराबरी पर हैं लगभग। 28 पर कांग्रेस पार्टी, 25 पर उद्धव ठाकरे, 24 पर शरद पवार। इधर आप अंतर देखिए जरा, बीजेपी 113 पर है और उसके नियरेस्ट साथी जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो 49 सीटों पर है, आधे से भी ज्यादा पर ज्यादा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो ये साफ बता रहा है कि बीजेपी ने अपने साथियों की भी मदद की उनकी सीटें कन्वर्ट कराने में, और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में वो रोल कांग्रेस पार्टी को निभाना था, वो नहीं निभा पाई। अब देखिए तस्वीर आपके सामने, एक फर्क ये भी देखिए कि आगे है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद महाराष्ट्र में ये छठा चुनाव है, 3 लोकसभा और तीसरा ये विधानसभा। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव और ये जो चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी बन गई और बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये नैरेटिव बनाया गया था कि देखिए जादू फेल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए कि अब पूरी तरीके से अब जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। और आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश वाली जो टैली है उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर, आप ये कह सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी में चला, यूपी से निकलकर महाराष्ट्र में भी चला। महाराष्ट्र में भी उसके नतीजे, उसके रुझान देखने को मिल रहे हैं और सेम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव की साइकिल की फिलहाल हवा निकल गई है, ये कह सकते हैं कि पंचर हो गई है अखिलेश यादव की साइकिल, जो लोकसभा चुनाव में खूब दौड़ी थी। और एक नैरेटिव अखिलेश यादव ने बनाया था कि 2027 में आ रहे हैं अखिलेश,
प्रदेश, इस तरीके के जो नारे हैं वो हमें यूपी में खूब सुनाई प्राची, पड़े। अगर यही लेकिन ट्रेंड फिलहाल अगले यूपी कुछ में और एक घंटे तक भी बीजेपी कंटिन्यू रहते हैं तो ईवीएम बेचारी जो है एक बार फिर से बदनाम होने के लिए तैयार हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, वो क्या कुछ कहेंगे। और झारखंड की बात करें तो एक बार से बाउंस बैक किया है यहां पर बीजेपी गठबंधन ने, 39 सीटों पर बढ़त बनाई है और जेएमएम 40 सीटों पर। बीच में ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन जो है उनके लिए सहानुभूति फैक्टर जो है, महिलाओं के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक फेवरेबल काम कर रही हैं, लेकिन अब अच्छी वापसी एक तरह से यहां पर बीजेपी गठबंधन ने की है और 39 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हो रहा है और जेएमएम 81 में से 80 सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं और 40-40 टाई, यानी दोनों बराबर पर आकर टिक गए हैं। जेएमएम प्लस 40 और बीजेपी प्लस 40। हालांकि इस तरह की प्रेडिक्शन जो है नहीं की जा रही थी। देखिए यहां अन्य बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग या जोड़ तोड़ उसकी गुंजाइश भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर्स हैं दोनों ही गठबंधनों के, वो इंटैक्ट हैं। बीजेपी गठबंधन 40 पर है, बीजेपी के साथ जेडीयू है, बीजेपी के साथ आजसू है, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन विधायक इंटैक्ट नहीं रहेंगे, झारखंड दल भले इंटैक्ट हो, विधायक इंटैक्ट नहीं रहेंगे। किस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, इंटैक्ट नहीं रहेंगे, वो तय मानिए अगर ऐसे नंबर्स आए तो। अब देखिए, आइए बात कर लेते हैं कौन से रीजन में किसको कहां पर फायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहले कोल्हान की बात करेंगे। कोल्हान रीजन में गुंजाइश थी बीजेपी को चंपई सोरेन के आने के बाद कि यहां बीजेपी का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। हालांकि 4 सीटों की बढ़त मिल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जेएमएम 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी चंपई सोरेन का जादू उस तरीके से नहीं चला जितनी उम्मीद बीजेपी को थी। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर की बात करेंगे तो 25 सीटें हैं, 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 1 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जबकि जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी पिछली बार की तरह ही जेएमएम यहां 11 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पलामू रीजन की बात करिए तो 9 सीटें हैं, 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीटों का नुकसान। प्राची, मैं आपको रोकना चाहूंगी, महाराष्ट्र में टैली बहुत तेजी से बदल रही है और ये टैली बहुत कुछ कह रही है। यहां पर शिवसेना शिंदे 55 सीटों पर, शिवसेना शिंदे अभी जो मेरे पास ताजा आंकड़े आ रहे हैं, 55 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। बीजेपी 113 सीटों पर बढ़त बना ली है और अजीत पवार एनसीपी 41 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और यहां पर जो ट्रेंड्स की टैली है वो महायुति के लिए 213 पहुंच गई है और महाविकास आघाड़ी 70, सिर्फ 70 पर आके यहां पर अभी आपस में झूल रहा है। 70-75, 70-75। इस ट्रेंड का यह भी मतलब है कि एनडीए में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह रिप्लेस कर बिल्कुल यहां पे क्लियर कट हो गया है कि भाई असली शिवसेना किसकी है। और शायद उद्धव ने जो नया हिंदुत्व, जो जनाब उद्धव वो बन गए, जो मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिकों को पसंद नहीं आया। और उन्होंने कह दिया कि शिंदे अगर उद्धव ठाकरे एक ही बात को लेकर चल रहे थे, उद्धव ठाकरे सेंटिमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बार आप लोकसभा चुनाव लड़ गए उस इमोशन पर, आप फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि दिल में बदले की आग जलाकर रखिएगा। अब जनता को मुद्दों से मतलब है, अगर आप मुद्दों की बात नहीं जनता को लाडली बहना योजना के फंड से भी मतलब है। झारखंड में देखिए एनडीए 44 पर पहुंच चुका है, यानी कि एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। वही महिलाओं वाली स्कीम नहीं काम कर रही है इसका मतलब, क्योंकि झारखंड में मैया सम्मान योजना पर बड़ा बैंक उन्होंने ज्यादा अच्छे की होप दी है ना बीजेपी वालों ने, उन्होंने कहा और ज्यादा देंगे। एक एग्जिस्टिंग स्कीम थी। देखिए 44 सीटें, अभी ये कह सकते हैं 44 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। रुझानों के मुताबिक 35 पर जेएमएम है। अभी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में नजर आ रही थी। जेएमएम ने बहुमत का आंकड़ा पार किया था, लेकिन बीजेपी ने कम बैक कर लिया है, यानी कि एनडीए ने कम बैक कर लिया है और बीजेपी 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कुल 14 सीटों का फायदा यहां पर पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, यानी कि एनडीए को हो रहा है, और 12 सीटों का नुकसान अभी तक के रुझानों में और यूपी में भी कहा जा रहा था 5-4 हो सकता है और ज्यादा अगर रणनीति कामयाब हो गई तो 6-3 हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो कह रहे हैं 7-2 है। प्राची, और यूपी को आप बेहतर तरीके से जानती हैं, समझती हैं, क्या आपने भी सोचा था कि यूपी में यह स्थिति होने वाली है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रिएक्शन देखकर तो समझ में आ रहा था, क्योंकि ईवीएम भी निकल कर आई, पुलिस प्रशासन भी निकल कर आया, पूरी तरीके से आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को नहीं आने दिया गया। 15 दिन के अखिलेश यादव के ट्वीट देख लीजिए, आपको नतीजा दिखाई दे जाएगा उसी में। अखिलेश यादव भी समझ गए थे कि क्या होने वाला है। पीडीए का वो नारा लोकसभा चुनाव में चला, लेकिन शायद इन चुनावों में नहीं चल पाया। लेकिन फिलहाल दिलचस्प तस्वीर मुझे झारखंड से नजर आ रही है। 81 के 81 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इस रुझान के मुताबिक एनडीए ने बढ़त बना ली है।
जो मैजिकल फिगर है वो एनडीए ने अपने पास रख लिया है। 44 सीटें एनडीए के खाते में फिलहाल रुझानों के मुताबिक। जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम को 12 सीटों का नुकसान, यानी कि इंडिया गठबंधन को 12 सीटों का नुकसान, और ये आंकड़ा हो जाता है 36 का। अदर्स का यहां कोई महत्व ज्यादा है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक सीट पर अदर्स की आपको मौजूदगी नजर आ रही होगी। बाकी ये जो फाइट है वो आपको एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। बेटी रोटी माटी, और साथ ही अगर हम बात करें बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बीजेपी के हक में जाते हुए एनडीए 2500 रुपया महीना देने का वादा गोगो दीदी योजना का, गोगो दीदी भाई, झारखंड में अभी जो मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा, तो हम उसी उम्मीद में आगे थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन क्योंकि ये सीसॉ चल रहा है झारखंड में, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर। और उसके अलावा कोल्हान, महाराष्ट्र में बीजेपी अगर इंजन खींच रही है अपने 2 डिब्बों के साथ और तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें लाडली बहना भी सवार है, उसमें हिंदू वोटर भी सवार है, उसमें दलित भी सवार नजर आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ की मर्दापुर, वाशिम, कई सारी सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, उसमें और ओबीसी भी सवार है, ओबीसी और मराठा भी सवार हो गए वहां पर। इसमें देखिए झारखंड में 44 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर अकेले खुद है, तो आप दोनों तरफ आप देखेंगे, उधर 214 में से 113 में बीजेपी आगे है, 44 में से झारखंड में 40 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो दोनों ही जगह गठबंधन है, लेकिन जो महाराष्ट्र की टैली जो है वो अलग ही होती जा रही है। 215 सीटों पर अभी बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, महायुति गठबंधन, सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए जरा सीधी टक्कर के मुकाबले में बिहार में सौरभ एक और दिलचस्प आंकड़ा जो अभी हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बिहार में क्योंकि उपचुनाव हो रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2 सीटों के जो अभी रुझान आए हैं उसमें दोनों पर ही एनडीए मैं एक आपको रोकूंगी बीच में, क्योंकि डिस्टिंक्शन यहां बीजेपी ने हासिल कर ली है स्ट्राइक रेट के मुकाबले। 149 सीटें यहां पर बीजेपी लड़ी थी, 113 सीटों पर लीड बरकरार रखी हुई है, तो 75.84। सौरभ आप कह रहे थे डिस्टिंक्शन मार्क्स से थोड़ी सी दूर है, तो उन्होंने आपकी बात सुन ली है। डिस्टिंक्शन यहां पर आती हुई बीजेपी को स्ट्राइक रेट में नजर आ रही है। अगर बात करें शिवसेना शिंदे की तो 54 सीटें यहां पर लीड कर रही है, 80 सीटों पर उसने फाइट की थी। फर्स्ट डिवीजन इनकी भी आ गई है 67.5% स्ट्राइक रेट के साथ। और अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी जो है 59 सीटों पर लड़ी थी, तो यहां पर 79.66, यानी कि ये तो मतलब 80% के करीब पहुंच गए बीजेपी के पार है। सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई स्ट्राइक रेट के लिहाज से, क्योंकि सबसे कम सीटों पर आप लड़ रहे हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से यहां पर अजीत पवार जो है लगभग 80% को छूते हुए 79.66%। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, नाना पटोले बहुत हतोत्साहित होंगे, 100 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और सिर्फ 22 सीट यहां पर। अब 22% नंबर को क्या कहें, पास होने के लिए 33% चाहिए होते हैं। तो अब यहां पर शरद पवार एनसीपी की बात करें, 86 सीटों पर आप लड़ रहे थे, 19 सीटें आप हासिल कर पा रहे हैं। अभी जो ट्रेंड्स हैं शुरुआती, उसमें 19 सीटों पर आपने लीड ली हुई है, 22.09% का आपका स्ट्राइक रेट है। उद्धव की शिवसेना जो बदली सी थी, उसका नया हिंदुत्व था, नया नारा था, अपने आप को असली बता रहे थे, लेकिन कम से कम उनका स्ट्राइक रेट असली तो खुद को नहीं साबित कर पा रहा है, पास भी नहीं अगर कहें हो पा रहे हैं। यहां पर 25% के लगभग उनका स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस सबसे खराब, यहां पर सीधे कई बार बड़े नेता कहते थे कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट होती है तो वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर साबित होती है, और कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ती है और सिर्फ 22 सीटों पर अभी लीड लेने में कामयाब हो पा रही है। उद्धव के लिए भी ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान परेशान करने वाले नतीजे, निराशाजनक नतीजे, और शरद पवार के चक्रव्यूह को भेदता हुआ उनका भांजा नजर आ रहा है। देखिए महाराष्ट्र की टैली क्या बता रही है, बीजेपी 3 गुने के अंतर से आगे हुए इस वक्त महाविकास आघाड़ी से। ये सारे एग्जिट पोल्स को उनके अनुमानों को पछाड़ते हुए महायुति का परफॉर्मेंस है 217 और केवल 66 पर महाविकास आघाड़ी, जैसा मैंने कहा, 3 टाइम्स आगे दिखाई दे रही है बीजेपी गठबंधन। कुल 113 पर बीजेपी आगे है, शिवसेना शिंदे 54 पर। अब जो अनडिवाइडेड शिवसेना उसकी 56 सीटें थी, एकनाथ शिंदे अकेले 54 सीटों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में सौरभ 4 सीटें जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 4 पर एनडीए आ गया है। ये सारी सीटें, इनमें से 4 में से 3 सीटें ऐसी थी जो कि आरजेडी की सीट हुआ करती थी, और वहां पर देखिए यहाँ बीजेपी और तो कांग्रेस का देखिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। हरियाणा ने जो पॉलिटिकल ट्रेंड सेट किया था वो कंटिन्यू कर रहा है। प्रदीप जी बस एक बार एक कंपैरिजन बता दें, फिर उस पर कमेंट ले लेंगे। देखिए नंबर्स ये हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा फासला है।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5 गुने से भी ज्यादा का भी फासला है। 113 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस ने निराशाजनक परफॉर्म करते हुए कुल 22 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 91 सीटों का अंतर यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। याद करिए, नाना पटोले कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्हीं नाना पटोले के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बता रहा है कि जो ग्राउंड पर वर्क कांग्रेस को करना था, नए मुद्दों की बात करनी थी, शायद वो नए मुद्दे कांग्रेस नहीं ला पाई और इसलिए 22 पर कांग्रेस और 113 पर बीजेपी पर चलिए शिवसेना। और यहां पर बात करें उद्धव शिवसेना की, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से दोनों में फर्क, देखिए दुगने का फर्क यहां पर है। तो सीधे सीधे असली कौन नकली कौन है, और सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं बल्कि यहां पर काडर ने और जनता ने अब सही तौर पर दे दिया है। अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार यहां पर देखिए 47 सीटें और उनके गुरु उनके चाचा 19 सीटें, यानी कि दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुने का अंतर बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। तो तीनों ही जो है गठबंधन जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हम सीधी तुलना इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा डायरेक्ट फाइट में थे, उसके बाद शरद पवार, उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये सीधी टक्कर में आमने सामने थे। देखिए आपके सामने हम आगे आए, एनसीपी अजीत पवार 30 सीटों पर शरद पवार से सीधी टक्कर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 सीटों पर केवल शरद पवार अजीत पवार को पछाड़ते हुए दिखाई दिए। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अजीत पवार का इस चुनाव में है। बीजेपी कांग्रेस से सीधी लड़ाई में 53 सीटों पर आगे, कांग्रेस केवल 18 सीटों पर उसको चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। कुल 74 सीटों पर दोनों पार्टीज के बीच एक डायरेक्ट फाइट थी, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था। और शिवसेना में भी अब यह डिबेट हमेशा के लिए लगता है सेटल हो गया कि उद्धव ठाकरे पिछड़ गए हैं एकनाथ शिंदे से। मतलब मराठी वोटर ने, हिंदुत्व वोटर ने, मुंबई के वोटर ने खासतौर पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे को चुना है और उसने शिवसेना, असली शिवसेना भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को माना है। एक बार फिर से ये बड़ा इत्तेफाक है कि लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट शरद पवार का था, विधानसभा में अजीत पवार का होने जा रहा है। कमाल। देखिए एक बार उस मुद्दे की बात कर लेते हैं जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और वो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे। और इस मुद्दे के मुताबिक महाराष्ट्र में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो 36 सीट हैं और इन सीटों पर बीजेपी 20 सीटों पर अगर बढ़त बनाए हुए है तो समझिए कि कितना तेजी के साथ पोलराइजेशन यहां पर हुआ। जो लास्ट में काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी, जब फतवे जारी होने लगे, जब नोमानी खुलकर बोलने लगे, मौलाना खुलकर बोलने लगे, उसका फायदा बीजेपी को, बीजेपी प्लस को यानी कि महायुति को होता हुआ नजर आ रहा है। और 20 प्लस सीटें जो हैं, 20 सीटें जो हैं वो खाते में जा रही हैं। ओबीसी बहुत सीटों पर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विदर्भ में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं और कुल 31 ओबीसी प्रभाव वाली सीटों में 27 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, केवल 4 पर कांग्रेस प्लस है। और महायुति का यहां आगे होने का मतलब यहां भी एक बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला है। ओबीसी वोट एकजुट हुआ है। जी, दलित सीटों की बात कर लें तो जिन सीटों पर दलित डोमिनेंस था, 33 सीटें ऐसी थी, उसमें से आप देखिए 26 पर यहां पर सीधे सीधे बीजेपी लीड करती हुई, 7 पर कांग्रेस। तो दलित वोट बैंक को जो ये कहकर डराया जा रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये बात साफ थी। तो देखिए 26 सीटों पर दलित बहुल सीटों में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। कुनबी सीटों की भी बात कर लेते हैं जहां कुनबी वोटर्स का जो प्रभाव है वो ज्यादा है और ऐसी 34 सीटें हैं और इन सीटों में भी 23 सीटों पर महायुति लीड कर रही है जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। यानी जो जातियों के बैरियर थे और जिन जातियों के जंजाल में फंसकर बीजेपी को झटका लगा था लोकसभा में, उसका तोड़ बीजेपी ने ढूंढ लिया है, महायुति ने ढूंढ लिया है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। चलिए, और मराठा बहुल सीटें, एक मिनट आपको रोक रही हूं, मराठा बहुल सीटें जो है 113 हैं जहां पर मराठा फैक्टर जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो 91 सीटें यहां पर, और उसमें शिंदे सेना का बड़ा रोल होगा मराठा वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल से इनके अच्छे संबंध थे, अच्छी तरह से उन्होंने डील किया उस पूरे आरक्षण के सवाल को, और देवेंद्र फडणवीस से जो नाराजगी थी वहां पर कहीं ना कहीं उसको नलिफाई करने में एक बड़ा रोल निभाया। और यही नतीजा है कि 91 सीटों पर अभी मराठा बहुल सीटों में मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण सब जगह मराठा वोटर है, उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। और आदिवासी सीटें, अगर 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं तो उनमें से 24 पर आपको महायुति आगे दिखाई देगी। महाविकास आघाड़ी केवल 7 सीटों पर आगे, ऐसी सीटों पर जहां पर आदिवासी जो हैं
उनका प्रभाव ज्यादा है। अभी लोकसभा चुनाव से बिल्कुल उल्टी परिस्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पर ही बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ी थी, और स्थिति को बिल्कुल पलटते हुए आप देख रहे हैं महायुति 24 ऐसी सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, और ट्राइबल सीटों में केवल 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बाकी उसके 2 सहयोगी जो हैं वो आगे बढ़त लेते हुए कामयाब हुए। कुल 116 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे है आपको। चलिए, तो यहां पर कांग्रेस जो है 22 से भी नीचे चली गई है, 20 पर आ गई है, तो यानी कि कांग्रेस के लिए तो ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन की ओर कांग्रेस मुझे लग रहा है कि बढ़ रही है। 44 से भी आधी रह गई है। कहां तो सरकार बनाने के ख्वाब देख रही थी, और बीजेपी की टैली लगातार बढ़ती हुई 116 सीटें, पहले 113 पर लीड ली हुई थी, अब 116 सीटों पर बीजेपी ने लीड ले ली है। वहीं शिंदे सेना की भी 55 से लीड बढ़कर 56 हो गई है, और एनसीपी अजीत 50 के आंकड़े के बहुत करीब आते हुए 47 सीटों पर यहां पर उसने लीड अपनी बरकरार रखी हुई है। तो नाना पटोले जो ख्वाब देख रहे थे सरकार बनाने का, देवेंद्र फडणवीस के हार जाने का दम भर रहे थे, तो फिलहाल लग रहा है उनकी तमाम कैलकुलेशन फेल होती हुई यहां पर पिछली बार संयुक्त शिवसेना ने जो